हेलो, क्या हाल चाल बंधु। तो भैया एक छोटा सा एक मिनी लेक्चर मैं आपको, जैसा कि हमारा क्लास में डिस्कशन हुआ था, ठीक है, इंटरफेरेंस का मैं आपको मिनी लेक्चर आपको यहाँ पर अपलोड करा रहा हूँ, ठीक है। और जो है थैंक यू सो मच, ठीक है। और कल हम जो है, जैसे कि हमारा क्लास में डिस्कशन हो गया था, अगर ये आज हम लोग कवर कर लेते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि 35-40 मिनट के अंदर पूरा का पूरा समाप्त हो जाए, ठीक है। और क्योंकि इसमें कुछ फॉर्मूले हैं, बस सीधी सी बात ये है, कुछ 5-6 फॉर्मूले होंगे। बस उस 5-6 फॉर्मूले को तेरे भेजे में भरने के लिए मेरे को जो है यहाँ पे कुछ डिस्कशन करना पड़ेगा, आधा घंटा 40 मिनट, ठीक है। और जो है ताकि हम लोग कल की क्लास में जो है बिल्कुल बिंदास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम लोग स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है। और जो है तू बाकी तुझे पता ही है यार, पुराना एक्सपीरियंस हमारा ऐसे रहा है कि नया चैप्टर जब स्टार्ट होता है, पुराने का कुछ भी पार्ट बच जाता है तो फिर उस पर भी बड़ी खतरनाक तरीके से होती है, ठीक है। तो उससे क्या है, फिर वो पिछली बार भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया था, आई नो आप सब लोग इस चीज को बेटर तरीके से समझते हो। तो चलो, क्योंकि समय थोड़ा सा कम है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक है। चलो, पीपीटी सेट हो गई है भाई। इंटरफेरेंस पैटर्न, ठीक। तो सर बेसिकली बात है कि सर ये क्या होता है इंटरफेरेंस पैटर्न। मैंने कहा हाँ, एक चीज मैं आपको सब सारे बच्चों को बोलूंगा कि हो सके तो इसको अच्छे तरीके से यहीं पे कवर कर लेना। वो इसलिए क्योंकि ये सेम पैटर्न, सेम इंटरफेरेंस चीज आपको जो है, सेम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सेम मैथमेटिकल फॉर्मूलेस आपको वेव ऑप्टिक्स में भी दिखाई देंगे। अभी हम लोग बात करेंगे इंटरफेरेंस साउंड के लिए, ठीक है, ओके सर जी। बाद में आप पढ़ोगे लाइट के लिए। लाइट के लिए जब पढ़ते हैं तो आपके सामने वहां पे एग्जांपल्स आता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जो कि पूरा वेव ऑप्टिक्स में हम लोग 12th के सिलेबस में हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। आई होप आपने नाम भी सुना होगा उस चीज का, ठीक। तो यहां हम पढ़ेंगे साउंड के लिए, बीच बीच में मैं लाइट के क्वेश्चन भी यहाँ लेके आया हूँ, ठीक है, ताकि आप थोड़ा थोड़ा रिलेट कर पाओ वहां से लेके। तो अभी इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले आए, मैं आपसे बोलूंगा कि प्लीज उन सारे फॉर्मूले को बस जैसे जैसे मैं क्लास में याद कर रहा हूं वैसे वैसे आप याद करते चले जाना, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन यहाँ से आते हैं वो मेजोरिटी आर फ्रॉम द फॉर्मूला ओरिएंटेड, ठीक। क्या होता है सर इंटरफेरेंस। मतलब इंटरफेरेंस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पुराना आपको रिवाइज करा देता हूँ। हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव क्या होता था, बोले सर जब दो वेव अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही थी, उनकी फ्रीक्वेंसी सेम थी, उनका के भी सेम था, और उनका एम्पलीट्यूड भी सेम था। हमारी बात समझ में, जब दो अपोजिट डायरेक्शन में सपोज मूव कर रही थी, तो हमने देखा था भाई साहब इंटर, तो हमने देखा था उनको जब सुपर इंपोज कराया तो हमने देखा था स्टैंडिंग वेव बनी थी। हमारी बात समझ में। आई होप आपको याद होगा, हमने पूरी इक्वेशन लिखी थी, y1 बराबर ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी, और ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। अगर आपको यकीन नहीं होता तो जो उस इक्वेशन में ए की जगह A1 A2 लिख के देखना, वो देखना इक्वेशन सॉल्व ही नहीं होगी। इसका मतलब स्टैंडिंग वेव में हम लोगों ने सेम एम्पलीट्यूड माना था और डायरेक्शन अपोजिट मानी थी। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। और फ्रीक्वेंसी भी सेम मानी थी, तभी वो सॉल्व हुई थी, ठीक। ठीक है। फिर एक केस और देखा हमने बीट का। बीट में फ्रीक्वेंसी का अलग अलग होना जरूरी है। बीट में फ्रीक्वेंसी का अगर एक वेव की फ्रीक्वेंसी F1 है, दूसरी वेव की फ्रीक्वेंसी F2 है, हमने उसको जो है सुपर इंपोज कराया, सुपर पोजिशन कराया, तो हमने देखा कि भाई साहब वहां पर हमें जो बीट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हुई F1 माइनस F2। मैंने कहा ठीक है। उसी प्रकार ये एक तीसरा भाई है। बोले ठीक है सर जी, क्या भाई है तीसरा। मैंने कहा इसमें सबसे पहली बात क्या, बोले इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मतलब क्या है। मैंने इंटरफेरेंस ऑफ वेव का मतलब है व्हेन द टू वेव ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, या हमने फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, ठीक है भाई साहब, ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में जा रही है, इन ए मीडियम सुपर इंपोज, देन इंटेंसिटी एट डिफरेंट पॉइंट ऑब्जर्व डिफरेंट। मतलब सीधी सीधी सी बात यह है कि दो वेव है, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है, सेम दिशा में वो जा रही है, और हमने उसको सुपर इंपोज कराया। सुपर इंपोज कराया तो हमने देखा कि अलग अलग जगह पे इंटेंसिटी हमको क्या देखने के लिए मिली है मेरे भाई, अलग अलग देखने के लिए मिली है। हमारी बात में, कहीं इंटेंसिटी ज्यादा, कहीं इंटेंसिटी कम, कहीं इंटेंसिटी जो है जीरो भी, किसी केस में जीरो देखने के लिए मिल गई, किसी केस में मैक्सिमम देखने के लिए मिल गई, किसी केस में अगर इंडिविजुअल, अगर हर दो दो बंदों की फ्रीक्वेंसी में दो बंदों की इंटेंसिटी अगर मैं सेम कर दूं, ठीक, तो किसी जगह पे इंटेंसिटी मुझे 4 गुना देखने के लिए मिल गई, किसी जगह पे इंटेंसिटी हमको जीरो देखने के लिए मिल गई। तो ये हमको ऑब्जर्व हुआ। हमारी बात समझ में। तो सबसे पहले बात आई, बोले हाँ सर, सर यहाँ पे जो चैप्टर का नाम है इंटरफेरेंस, ठीक है सर, इंटरफेरेंस का मतलब क्या है। तो मैंने कहा इंटरफेरेंस का मतलब वही देसी मतलब है जो हम आपस में बोलते हैं। जैसे कि मैं क्लास ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्लास ले रहा हूँ और सपोज आप बीच में यहाँ पे चैट करना शुरू कर दो, ठीक है, या मैं ऑफलाइन क्लास में क्लास ले रहा हूँ तो बीच में से मेरी बात में बीच में से आप बोलना स्टार्ट कर दो, तो मैं क्या बोलूंगा, ओ भाई इंटरफेयर मत कर, मुझे बोलने दे। मैं ये बोलूंगा, भाई मेरे को बोलने दे, मुझे इंटरफेयर मत करो, ठीक है। वही सीधी सी बात है, मतलब मैं भी यहां से बोल रहा हूं, तू भी वहां से बोल रहा है, हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं। हमारी बात समझ में, हम दोनों एक साथ बोल रहे हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूं भाई चुप जाओ, भाई चुप जाओ, चुप, जब तू इंटरफेयर मत कर, ठीक। तो वही सेम चीज एक तरह से आपको यहां पे देखने के लिए मिल रही है। मतलब मैं अगर सपोज ऐसा बोलूं कि सपोज यहां पे कोई एक सोर्स है S1, मैंने कहा ठीक है, इससे वेव निकली, बोले ठीक है भाई साहब, इससे वेव निकली, सपोज इससे वेव निकली, इससे वेव निकली, और मैंने यहां पे सपोज एक पॉइंट P पकड़ लिया जिसपे मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं। ठीक है, मैंने यहां के लिए सपोज इस सोर्स से जो क्वेश्चन निकली है, सपोज मैंने बोला है y1 बराबर A1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। मैंने बोला भाई साहब कि इसके द्वारा जो पल्स निकली है उसकी इक्वेशन इतनी है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ओके। ये एक सोर्स था, मैंने कहा ठीक है। अब मैंने सपोज एक दूसरा सोर्स ले लिया,
बोले ठीक है सर जी। इसके द्वारा जो यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल हुआ आया, सपोज मैंने बोला a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। दूसरी वेव में सपोज मैंने इनिशियल फेज फाइव बोल दिया। मैंने बोला जो दूसरी वेव यहां से गई है, दूसरी वेव जो यहां से निकली होगी, मतलब ये एक सोर्स है, इसको हटा अलग से, एक सोर्स को यहां पे रखा, यहां पे हम लोगों ने यहां पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल यहां पे लिख दिया। देख यहां पर इंटरफेरेंस की फील मैं यहां पर जो है आपको वेव ऑन स्ट्रिंग वाले एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि चीजें वहां से आसानी से दिख जाती है। साउंड के लिए भी देखेंगे, सेम इक्वेशन मैथमेटिक्स तुम्हें साउंड के लिए भी देखने के लिए मिलेगी, वो अपन बाद में देखेंगे। फिर मैंने सोर्स बदल दिया, मान के चल दूसरा, ठीक है। दूसरे की वजह से यहां से जो डिस्प्लेसमेंट आया वो क्या आया, y2 बराबर तुम लिखोगे a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। मतलब दोनों में सपोज मैंने एक इनिशियल फेज दे दिया, इनिशियल फेज डिफरेंस दे दिया। मैं अगर इसके लिए फेज बोलूंगा तो आप बोलोगे कि सर इसका फेज ये है, इसका फेज ये है, इसको आप बोल सकते हो फेज वन, और इसका फेज ये है, इसको आप बोल सकते हो मेरे भाई फेज टू। तो अगर मैं फेज डिफरेंस पूछूं, अगर सपोज मैं कह दूं ये है तुम्हारा फाइव वन और ये है तुम्हारा फाइव टू, तो अगर मैं फेज डिफरेंस आपसे कह दूं फाइव टू माइनस फाइव वन कह दूं, तो इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो फाइव आ जाएगा। तो मतलब ये जो एग्जांपल मैं यहां पे ले रहा हूं, यहां पर एम्पलीट्यूड अलग अलग ले लिया मैंने, सेम भी हो सकता है, लेकिन मैंने फ्रीक्वेंसी सेम ली है, डायरेक्शन भी सेम रखी है, और मैंने जो एक्स की वैल्यू भी सेम ली है। और मतलब एक्स की वैल्यू सेम मतलब मैं इस जगह पे बात कर रहा हूं, उस पार्टिकल के बारे में बात कर रहा हूं, और मैंने यहां पर जो है फेज डिफरेंस मैंने फाइव ले लिया। मैंने कहा ठीक है। अब सपोज मैं ऐसा बोलूं कि भाई एक वेव गई या दूसरी वेव गई, दोनों वेव गई, जैसे दो बंदे बोल रहे हैं, अरे बात समझ में। तो मैं अगर आपसे पूछूं भाई मेरे को पी पर बता दो वाई नेट कितना होगा, तो आप सीधी बात बोलोगे सब पी पर वाई नेट हो जाएगा प्रिंसिपल और सुपरपोजिशन से, वाई नेट बराबर वाई वन प्लस वाई टू। बिल्कुल सही बात है। तो दैट मीन्स आप यहां पे क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर इसको ऐड कर दो, सर वाई वन प्लस वाई टू बराबर आप क्या लिखोगे, सर ए वन साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस यहां से लिख दोगे ए टू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। आप दोनों को ऐड कर दोगे। और अगर मैं इसको ऐड करूं तो आपने एक आर्टिकल पढ़ा होगा जिसका नाम था सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम, जिसमें आपको याद होगा, मैं आपको रिकॉल करा देता हूं, अगर मैं y1 बोलता था a1 साइन ओमेगा टी है, y2 में बोलता था a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव है। अरे बात समझ में। यहां पर सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, y1 y2 की जगह वहां x1 x2 लिखा था, y1 y2 भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि y नेट बताओ, तो आप बोलोगे y1 प्लस y2। लिखना मत, अभी कुछ मत लिखना, अभी बस देखते चलो, अभी बस देखते चलो। तो y1 प्लस y2 आपने देखा था, सर ये आया था a नेट साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। जहां पर ए नेट क्या होता था, सर ए नेट निकल के आया था, ए नेट निकल के आया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस टू a1 a2 cos फाइव का अंडर रूट। आई होप आपको याद आ गया होगा। तो अगर मुझे इसको सॉल्व करना है तो ये और ये सेम ही तो है फंक्शन, सेम का इसमें तो के एक्स है, तो कोई बात नहीं भाई। अगर मैं यहां पर ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी माइनस के एक्स रख दूं, चुपके से ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी माइनस के एक्स रख दूं, तो मैथमेटिक्स को थोड़ी ना पता चलेगा कि मैंने ओमेगा टी को हटा के ओमेगा टी माइनस के एक्स रख दिया। अरे बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं, सपोज कोई आपसे बोले यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बताओ, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। आप ये तो बोलोगे। अगर मैं चुपके से बी की जगह मैंने चुपके से ए की जगह मैंने ए प्लस सी रख दिया, ए प्लस सी, तो आप यहां ए की जगह ए प्लस सी रख दोगे। क्या फर्क पड़ा मैथ्स को, कोई फर्क नहीं पड़ा। जहां जहां ए था वहां वहां आप ए प्लस सी रख दोगे, बात तो वही हो गई। यही तो खासियत है, तुम्हारा ये फॉर्मूला बन जाएगा, जहां जहां ए था वहां वही प्लस सी रख दिया हमने। अरे बात समझ में। तो उसी प्रकार से हम क्यों करें भाई ये पूरा सॉल्व, जब हमें पता है कि ये आना है, तो जहां जहां ओमेगा टी था वहां ओमेगा टी की जगह मैं ओमेगा टी माइनस की एक्स पुट कर दूंगा। तो ये हमारे इनका क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया मेरे भाई, ये हमारा जो है दोनों को सुपर इंपोज करने के बाद ये हमारी इक्वेशन आ गई है। हम बोलेंगे अब दोनों वेव इंटरफेयर कर रही है। हमारी बात हम बोलेंगे दोनों फिर इंटरफेयर करिए। और इसमें एक चीज और हमने देखी है, क्या बोले सर यहां पे मैंने ये वाला जो फैक्टर है, ये जो फ्रीक्वेंसी वाला फैक्टर है ओमेगा 2 पाई एफ होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है सर, ओमेगा 2 पाई एफ होता है। तो मैंने फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम रखी है, ओमेगा ये फ्रीक्वेंसी सेम रखी है, दोनों में ओमेगा सेम रखा है। क्योंकि अगर ओमेगा अलग अलग होता तो हम यहां तक पहुंच नहीं पाते, हम उसकी मैथमेटिक्स में उलझ के रह जाते, वो सॉल्व भी नहीं हो पाता। मैं करके दिखा रहा हूं, स्क्रीन को पॉज करके, कॉपी में नोट मत करना आप लोग, है ना। हाँ भाई मैंने सारी चीजें लिख दी हैं, इसको कॉपी पे बिल्कुल मत लिखिएगा। ये है सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम जो हमने पढ़ा था, y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव।
हमने इसको नेट पूछा, नेट डिस्प्लेसमेंट, तो आप बोलोगे बाई नेट बराबर बाई वन प्लस बाई टू, मैंने एज इट इज लिख दिया। इसको फिर ओपन कर दिया, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा के, कॉपी में बिल्कुल नहीं लिखना है, बस आपको जस्ट केवल देखना है, ना ही इसको दिमाग में बैठा के रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, बस आपको जस्ट देखना है, ताकि आप ये ना सोचे कि सर ने ये रिजल्ट कैसे लिख दिया है। और फिर हमने ये इसके बाद पूरा का पूरा सॉल्व किया, साइन ओमेगा टी कॉमन निकाला, a1 प्लस a2 cos फाई, यहां से a2 sin फाई, स्मॉल है साइन ओमेगा टी प्लस स्मॉल बी कॉस ओमेगा टी, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करके हम रिजल्ट इस रिजल्ट तक पहुंचे थे, जहां a नेट आता था अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस पे एसएचएम पे सवाल भी आते थे, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द नेट एसएचएम। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। और ये पूरा सॉल्व किया तो a नेट आया था a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, ये सब हम लोग एसएचएम में देख चुके हैं। यहां पर फाई था फेज डिफरेंस। ठीक, अब सेम चीज अगर मैं यहां पे चुपके से ओमेगा टी की जगह ओमेगा टी माइनस के एक्स रख दूं, तो जहां जहां ओमेगा टी आया था पूरे इक्वेशन में, वहां वहां सब जगह ओमेगा टी माइनस के एक्स आ जाएगा। या अगर यहीं पर मैं x बराबर 0 पुट कर दूं, तो सब जगह पे क्या हो जाएगा, मतलब मैं वो पार्टिकल पकड़ लूं जो x बराबर 0 पर है। भाई x क्या है, कौन सा पार्टिकल आप पकड़ रहे हो, वही तो x है ना। कौन से पार्टिकल पे आप फोकस कर रहे हो, कौन से पार्टिकल का फीचर जानना चाहते हो, जन्म कुंडली जानना चाहते हो, पास जानना, वही सब चीज तो है ना। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करेगा तो फिर से वही बन जाएगा। तो दैट मींस यहां पर अगर ओमेगा टी की जगह मैंने ओमेगा टी माइनस के एक्स रख दिया चुपके से, तो देख ले भैया, सब जहां जहां ओमेगा टी था वहां ओमेगा टी माइनस के एक्स आएगा, और फाइनल आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। तो क्यों करें हम ये दोबारा, मैंने आपको एक बात दिखा दिया 2 से 3 मिनट में। अब आप छोड़ो इस चीज को, ना ही आपको कॉपी में लिखना है, आप तो सीधा बोलोगे कि सर मान लो हम बोले कि पहली क्वेश्चन है हमारी, पहली वेव है a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, मैंने कहा ठीक है। तो दूसरी सपोज वेव है a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, मैंने कहा ठीक है। हमें क्या करना है, इन दोनों को सुपर इंपोज करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से आप बोलोगे सर वाई नेट बराबर होता है y1 प्लस y2, जिसको जब हमने जोड़ा तो ये निकल के आया a नेट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस अल्फा। ठीक है सर जी, ओके। जहां पर a नेट निकल के आया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई। ये फॉर्मूला ऐसे जा रहा है जैसे वेक्टर का, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हो। अरे बात समझ, दो वेक्टर का रिजल्टेंट हो तो याद करो, आईयूसी मेथड में भी तो कुछ इस प्रकार की चीजें पढ़ी थी हम लोगों ने। ठीक है, जब मैंने वो शॉर्टकट तरीका आपको बताया था। ठीक, तो a नेट बराबर आ गया अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos फाई। आ रही बात समझ में, क्लियर है? ठीक है सर जी, ओके। मैं यहां पर आपको वाई वाली क्वेश्चन से बता रहा हूं, थोड़ी देर के बाद साउंड की एग्जैक्ट इक्वेशन के साथ भी दिखा दूंगा चीजें, लेकिन दोनों का मैथमेटिक्स सेम है। यहां से थोड़ी फील हमें क्या आती है मेरे भाई, अच्छी आती है। ठीक है सर, ओके। तो यहां से एक चीज समझ में आई, बोले क्या समझ में आई सर? मैंने कहा भाई एक बात बताओ, ये नेट एम्पलीट्यूड आ गया। हाँ सर, नेट एम्पलीट्यूड आ गया। हमें पता है जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी, हाँ सर इंटेंसिटी, वो ए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। वैसे तो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी डब्ल्यू का फैक्टर आया था, लेकिन ओमेगा दोनों में सेम मान लिया मैंने। बोले ठीक है सर जी, ओमेगा दोनों में सेम मान लिया मैंने। ठीक, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बी और बी डब्ल्यू भी मैंने यहाँ पे सेम मान लिया। बोले ठीक है सर जी, बीडब्ल्यू में भी आपने क्या मान लिया, पर सेम मान लिया। मैंने कहा ठीक है। तो इसका मतलब इंटेंसिटी, वैसे तो हमने ये पढ़ा था ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इंटू वी डब्ल्यू, तो देखो दोनों का ओमेगा सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम मानी है मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वी डब्ल्यू भी सेम है, ओमेगा बाई के ओमेगा बाई के। इसका मतलब इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल है, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। ठीक है सर, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आई बराबर मान लो कोई कांस्टेंट के इंटू ए स्क्वायर। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, आई बराबर कोई कांस्टेंट के इंटू ए स्क्वायर, के कोई कांस्टेंट होगा जिसमें बाकी सारे फैक्टर आ जाएंगे। ठीक, ठीक है सर, ओके। तो क्या यही फॉर्मूले को मैं ऐसे नहीं लिख सकता अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो? बोले क्या? बोले सर अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा तो ए नेट स्क्वायर बराबर आ जाएगा सर, ए नेट स्क्वायर बराबर आ जाएगा ए1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। बोले हाँ सर। तो यहां मुझे बताओ सर, ए स्क्वायर किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आई बाई के। ठीक, के की वैल्यू थोड़ी देर के लिए वन मान ले, थोड़ी देर के लिए वन मान, के तो कांस्टेंट है, वैसा इसकी कुछ वैल्यू होगी, कुछ वैल्यू होगी। चल मान ले ऐसा डाटा सेट कर दिया हमने, के की वैल्यू वन हो गई थोड़ी देर के लिए। तो क्या तुझे यहां पर एक बड़ा प्यारा सा फॉर्मूला तुझे यहां पे दिख रहा है कि सर ये बन जाएगा आई नेट बराबर i1 प्लस i2 प्लस 2 रूट i1 i2 2 रूट i1 i2 cos फाई। चेक करके बताओ,
सर ये रूट कहां से आ गया? रूट यहां से आ गया कि दे यहां से हम बोल सकते हैं सर ए स्क्वायर को आप किससे रिप्लेस कर सकते हो? सर आई बाई के से रिप्लेस कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है, तो ए को किसके रिप्लेस कर सकते हो? रूट आई बाई रूट के। तो के की तो टेंशन ही मत लेना, तो यहां से आई तो प्रोपोर्शनल है किसके? ए स्क्वायर के। तो इसका मतलब जो ए नेट स्क्वायर है इसकी जगह आई नेट आ जाएगा, ये ए वन स्क्वायर है इसकी जगह आई वन आ जाएगा। सर आई वन क्या है? मैंने आई वन क्या है ये पूछने से पहले मैं तुझसे पूछूंगा कि ए वन क्या है। तुम कहोगे सर ए वन तो पहली वेव का एम्पलीट्यूड है। तो मैं कहूंगा ये आई वन तो पहली वेव की इंटेंसिटी है। किस जगह पर? उस जगह पर जहां पे तू ऑब्जर्वेशन कर रहा है। अच्छा सर यहाँ ए टू क्या है? दूसरी वेव का आपका एम्पलीट्यूड है। तो इसका मतलब आई टू क्या हो गया? सर दूसरी वेव की उस जगह पे इंटेंसिटी हो गई। अरे बात समझ में? ठीक है सर जी, ओके। तो यहां से हमें दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें यहां पे देखने के लिए मिले। बोले कौन से? मैंने कहा पहला तो हमें देखने के लिए मिला मेरे भाई ये वाला फॉर्मूला, और दूसरा हमें देखने के लिए मिला मेरे भाई ये वाला फॉर्मूला कि आई नेट बराबर होता है आई वन प्लस आई टू। मैंने कहा ठीक है, प्लस टू रूट आई वन आई टू इंटू कॉस फाइव। मैंने कहा ठीक है। अब अगर सपोज मैंने मैथमेटिक्स इस प्रकार से सेट कर दी, अरे बात समझ में, मैंने मैथमेटिक्स इस प्रकार से सेट कर दी। किस प्रकार सेट कर दी? मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहा हूं भाई साहब, मैं इसको नेक्स्ट पेज पर लेके जा रहा हूं। मैंने बोला ए नेट बराबर, अभी लिखना मत, बस देखते जाओ। ए नेट बराबर ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस टू ए वन ए टू कॉस फाइव। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, इसका स्क्वायर। मैंने कहा ओके। और यहां मैंने बोला नेट इंटेंसिटी बराबर आ गया सर आई वन प्लस आई टू। मैंने कहा ठीक है, प्लस टू रूट आई वन आई टू इंटू कॉस फाइव। मैंने कहा ठीक है। तो यहां से बड़ी अच्छी चीज हमको देखने के लिए मिली, किसी जगह पे जो इंटेंसिटी है आई वन प्लस आई टू के बराबर नहीं है, आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव के बराबर है। अरे बात समझ, तुम मान ले किसी केस में अगर तुमने ऐसी मैथ सेट कर दी, ऐसा सेटअप बना दिया कि सपोज मैं ऐसा बोलूं कि इफ 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 कि ये जो तुम्हारा कॉस फाइव है, मान ले कॉस फाइव तुम्हारा वन बन गया, अभी तो होगा, किसी केस में तो होगा। तो इसका मतलब आई नेट तुम्हारा क्या आ गया? चेक करके देख, आई नेट तुम्हारा आ गया रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। चेक करके देख ले, ये वन बन गया तो रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर हो गया, या फिर आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू। मतलब जो इंटेंसिटी आनी थी वो आई वन प्लस आई टू से ज्यादा आ गई। मतलब एक वेव आई उसकी इंटेंसिटी आई वन, मान लिया दूसरी वेव इंडिविजुअली आती, केवल वही आती, उसकी वजह से इंटेंसिटी आई टू होती। अच्छा जब दोनों को एक साथ भेजा तो पता चला आई वन प्लस आई टू नहीं है, हमको तो और आई वन प्लस आई टू प्लस समथिंग मिल गया। अरे बात समझ में? अच्छा मतलब ऐसे केस में अगर मैं ऐसा कह दूं कि इफ आई वन बराबर आई टू बराबर आई नॉट, मान लू कि मान ले दोनों वेव की इंटेंसिटी सेम है, तो यहां से तेरे को बड़े आराम से समझ में आ रही होगी। बोले सर यहां से जो इंटेंसिटी नेट आई है वो कितनी आ जाएगी? सर यहां भी आई नोट, यहां भी आई नोट रख दो, यहां भी आई नोट रख दो, ये आ जाएगा टू आई नोट का स्क्वायर फोर आई नोट। मतलब समझ रहा है, ये हमको मैक्सिमम इंटेंसिटी दिख गई। सब मैक्सिमम क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये मैक्सिमम कब होगा? ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम हो जाएगा। और ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? बोले वन हो सकता है। मतलब समझ रहा है, एक बंदे की इंटेंसिटी, एक वेव की इंटेंसिटी आई नोट, दूसरे की इंटेंसिटी भी आई नोट भी आई, दूसरी आई नोट भी आई, तो दोनों जुड़ के ऐसी फील आ रही कि टू आई नोट होना चाहिए, लेकिन टू आई नोट नहीं हुई। ऐसे केस में फोर आई नोट हो गई, चार गुना इंटेंसिटी देखने के लिए मिली आपको। तो इसका मतलब सर क्या ये होगा इस केस में? मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल हो रहा है, अभी तो मैथमेटिकली हो रहा है, बाद में इसको जो है एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव कर दिया गया। अरे बात समझ में? तो सर ये बताओ cos फाइव बराबर वन का वन कहने का क्या मतलब है? मैंने कहा जब मैं ऐसा बोलूं यहां पर अगर ऐसा होगा तो आपकी जो नेट इंटेंसिटी है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। बोले मैक्सिमम को मैं आपसे पूछूं भैया नेट इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी? बोले भैया जब ये मैक्सिमम हो जाएगा। जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? वन। ये तेरा मैक्सिमम वाला केस हो गया। उसी प्रकार से मैं आपसे पूछूं कि मुझे बता दो आई नेट मिनिमम कब होगी? आई नेट मिनिमम कब होगी? किस केस में मिनिमम होगी? तुम बोलोगे जब cos फाइव आपका माइनस वन बन जाए, वन नहीं माइनस वन बन जाए, जीरो नहीं माइनस वन बन जाए। क्योंकि अगर आपने यहां पर माइनस वन पुट कर दिया, अगर आपने माइनस वन पुट कर दिया तो यहां पर माइनस आ जाएगा। तो इसका मतलब आप यहां से देख सकते हो कि जो आई मिनिमम आएगा, जो आई मिनिमम आएगा, जो आई नेट आएगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? सर आई वन प्लस आई टू, यहां माइनस आ जाएगा, तो रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर।
मतलब आप समझ रहे हो, अगर मैं ऐसा लिख दूं कि सर I1 बराबर I2 बराबर I0 है, तो I की मैक्सिमम वैल्यू कितनी निकल के आ गई? सर I की मैक्सिमम वैल्यू आई थी 4 I0, तो I की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? तुम यहां पर पुट कर दोगे √I0 माइनस √I0 का होल स्क्वायर बराबर क्या आ गया? 0। इसका मतलब समझ रहा है तू क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई इधर से भी साउंड आया, एक स्पीकर ने भेजा एक साउंड को, यहां पे साउंड आया, ठीक है सर जी, दूसरा स्पीकर का भी साउंड आया, और तूने सेटअप ऐसा बना दिया कि भाई साहब आवाज ही सुनाई नहीं दे रही। समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? समझ रहा मैं क्या कहना चाह रहा हूं? एक स्पीकर बजा, यहां पे आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है, दूसरा स्पीकर बजा दिया तूने, फिर भी इंडिविजुअल फिर आवाज सुनाई दे रही, और दोनों के एक साथ बजाया तो पता चला आवाज ही नहीं आ रही। ये कैसा हो गया? मतलब एक आवाज ने दूसरी आवाज को कैंसिल कर दिया, मतलब एक साउंड ने दूसरे साउंड को कैंसिल कर दिया। आ रही बात समझ में? तो अगर ऐसा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अभी लिखा दूंगा सारा अच्छा तरीके से। और अगर ऐसा होता है तो इसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कि भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, मतलब दो बंदे मिलके, जैसे कहते हैं ना 1+1 बराबर 2 या 1+1 बराबर 11, तो उसी प्रकार की कहानी कि भाई I0 प्लस I0 मिलके 4I0 बन गए। उसी प्रकार से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, एक दूसरे को काट रहे हैं, इधर से इंटेंसिटी है, इधर 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 से लाइट है, इधर से लाइट है, दोनों लाइट एक जगह पर सुपर इंपोज करी, इंटरफेयर करी, इंटरफेयर के बाद दोनों कैंसिल कर दी एक दूसरे को, या काट रही है। अरे बात समझ में? तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से देखा गया तो ये बिल्कुल सही हुआ। सेम चीज हमको लाइट के लिए देखने के लिए मिलती है कि यहां से एक लाइट का एक सोर्स है, ठीक है, लाइट का एक सोर्स है, उससे रोशनी आई यहां पर, सपोज उसकी इंटेंसिटी I0 है। यहां से एक दूसरा सोर्स है, उसकी इंटेंसिटी आई यहां पर, सपोज की वैसे इंटेंसिटी I0 है। तो हमने देखा कि इंडिविजुअल इंटेंसिटी I0 थी, तो दोनों को जोड़ते तो इंटेंसिटी तो 2I0 मिलनी चाहिए थी, लेकिन हमने देखा किसी जगह पे इंटेंसिटी 4I0 मिली, किसी जगह पे इंटेंसिटी 0 मिली, किसी जगह पे इंटेंसिटी I0 मिली, मतलब अलग अलग जगह पे इंटेंसिटी अलग अलग मिली। कहीं 4I0 कहीं 0, कहीं तो रोशनी प्लस रोशनी बराबर 4 गुना बड़ी रोशनी, और कहीं रोशनी प्लस रोशनी बराबर बिल्कुल ही अंधेरा। ये बात सुनने समझने बड़ी अजीब सी लग रही थी। जब एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया गया इस चीज को, जब एक्सपेरिमेंट ऑफ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से, एक एक्सपेरिमेंट जो आता है, आई होप आपने नाम सुना होगा, 12th क्लास सिलेबस में ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं उसको। जब इस एक्सपेरिमेंट से इसको वेरीफाई दिखा दिया गया कि देख ले भैया, इधर से भी रोशनी आ रही, इधर से भी रोशनी आ रही, दोनों मिलकर अंधेरा हो गया, तो फिर लोगों ने फिर वहां से इस बात को समझ में आई लोगों की कि लाइट के पास वेव नेचर भी होता है। मतलब समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कभी मैं साउंड बोलूंगा, कभी मैं लाइट बोलूंगा, दोनों का एक ही मतलब है। साउंड के लिए भी सेम चीज है, साउंड के लिए भी सेम है, लाइट के लिए भी सेम है। अरे बात समझ में? लाइट के लिए रोशनी प्लस रोशनी बराबर किसी जगह पे अंधेरा मिल सकता है तेरे को, उसी प्रकार से साउंड के लिए आवाज प्लस आवाज बराबर गायब आवाज, आवाज ही सुनाई नहीं दे रही है। अरे बात समझ में? तो जब उसका एक्सपेरिमेंट, पहले तो लोगों ने भरोसा ही नहीं किया कि ऐसा कैसे हो रहा है। आई होप आपको इतना पता होगा कि शुरू में इस बात पे बहस चलती थी कि लाइट का नेचर कैसा है, पार्टिकल है, वेव है, पार्टिकल है, वेव है। न्यूटन्स के जो लोग थे वो पार्टिकल नेचर बोला करते थे, ठीक है। एक हाइगन्स की थ्योरी थी, वो उसको वेव नेचर बोला करती थी। तो जब यहां से मैथमेटिकली दिखा दिया गया तो लोगों ने, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना, लेकिन जब उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके दिखा दिया गया कि भाई देख ले, अब तू देख ले, वो अंधेरा दिख रहा ना, दिख रहा तेरे को, देख अंधेरा क्यों है। अब पार्टिकल होता तो पार्टिकल प्लस पार्टिकल गायब थोड़ी ना होगा, पार्टिकल प्लस पार्टिकल विल बी काइंड ऑफ अनदर पार्टिकल। देख ले वहां पर अंधेरा है, रोशनी प्लस रोशनी बराबर अंधेरा। ये कब हो गया? बोले सर ये जब हो गया जब लाइट का नेचर वेव नेचर है, ताकि दोनों वेव एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है। अरे बात समझ में क्लियर है? तो ये इसमें बस एक चीज और है जिसके बारे में मैंने अभी तक चर्चा नहीं करी। ये मैथ्स पूरी सपोर्ट पता है क्यों पा रही है? ये पूरी सपोर्ट इसलिए हो पा रही है क्योंकि मैंने ओमेगा को सेम मान लिया। मैंने ओमेगा को सेम मान लिया। बोले हाँ ठीक है सर, मान ले मैं ओमेगा को अलग अलग मान लेता, मान ले मैं कहता इफ ओमेगा को अलग अलग मान लेता, मैं फ्रीक्वेंसी को अलग अलग मान लेता। मान ले मैंने फ्रीक्वेंसी को अलग अलग मान लिया, मैंने मान लिया F1 एंड F2। बोले हाँ, तो अगर मैं फेज डिफरेंस निकालता ना, यहां पे जो मैंने फेज डिफरेंस निकाला था, ये जो मैंने फेज डिफरेंस निकाला था, तो उसका फेज डिफरेंस कितना होता है दूसरी वाली का? ओमेगा 2t माइनस kx प्लस 5। और ऊपर वाली का फेज डिफरेंस क्या होता? ओमेगा 1t माइनस kx। तो ये इनका फेज डिफरेंस आ जाता। ये दूसरी वेव का फेज, ये पहली वेव का फेज। देख ले, अगर सपोज मैं कहता यहां ओमेगा अलग अलग है, ओमेगा अलग मतलब फ्रीक्वेंसी अलग, तो इसका मतलब इस वेव के लिए आप यहां ओमेगा 2 रख देते, इसके लिए ओमेगा 1 रख देते। तो अब अगर मैं आपसे फेज डिफरेंस पूछता तो चेक करके देखो, यहां से ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू टी वाला फैक्टर आ जाता +5 के एक्स वाला फैक्टर तेरा कैंसिल आ जाता। इसका मतलब इन दैट केस ओमेगा की जगह क्या रख दोगे सर? 2πf रख दोगे, F2 माइनस F1 कॉमन निकल के आ गया। इसका मतलब ये हुआ जो फेज डिफरेंस आ गया वो तुम्हारा टाइम का फंक्शन आ गया, टाइम का फंक्शन आ गया फेज डिफरेंस आपका।
अरे बात समझ में, अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग रखते तो अलग फ्रीक्वेंसी अलग अलग रखते, ओमेगा 2 और ओमेगा 1 रखते, तो जो फेज डिफरेंस आता वो आपका टाइम का फर्क, ये टर्म फालतू में आ जाता बेवजह, ये टर्म फालतू में बेवजह आ जाता। बोले ठीक है सर जी, और अगर ये टर्म फालतू में बेवजह आता तो ये मैथ्स हमको देखने के लिए नहीं मिलती, ये मैथ्स हमको देखने के लिए नहीं मिलती। इसका मतलब इंटरफेरेंस पैटर्न आपको देखने के लिए नहीं मिलता। अरे बात समझ में, तो इसका मतलब जो फेज डिफरेंस है वो आपका टाइम का फंक्शन नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी आपकी सेम होनी चाहिए। तो जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम का फंक्शन नहीं होनी चाहिए, जो फेज डिफरेंस है वो टाइम का फंक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस टाइम का फंक्शन नहीं होता है उन्हें हमने बोला कोहेरेंट सोर्स। अरे बात समझ में, तो उन्हें हम लोगों ने क्या बोला मेरे भाई, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स का मतलब बोले सर दो फेज जिनका मतलब दो वेव। हमारी बात समझ में कि फेज डिफरेंस जो है जो दो वेव आई है उनका जो फेज डिफरेंस है वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होना चाहिए, टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। हमारी बात समझ में, टाइम पे डिपेंड नहीं करना चाहिए। टू सोर्स आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ दे प्रोड्यूस अ वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी विद कांस्टेंट फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। हमारी बात समझ में, अब फेज डिफरेंस कांस्टेंट है, ये कैसे बनाएंगे हम लोग, किस प्रकार से हम बोलेंगे कि भाई साहब कोहेरेंट सोर्स को कैसे बनाएंगे, ये सब पार्ट हम लोग पढ़ेंगे वेव ऑप्टिक्स में। यहां इस पे चर्चा बिल्कुल नहीं करते, वहां पे फ्रेश तरीके से आराम से सुकून से डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं किस प्रकार से दो कोहेरेंट सोर्स बनाए जाते हैं। यहां तो अभी आप ये मान के चलो कि आपके सामने दोनों सोर्स कोहेरेंट है, इसका मतलब फेज डिफरेंस जो है मेरे भाई वो क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, वक्त के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर आप चाहते हो कि आपको इंटरफेरेंस पैटर्न आपका सस्टेन हो, इसका मतलब सोर्स मस्ट बी कोहेरेंट, सोर्स का कांस्टेंट होना, सोर्स का कोहेरेंट होना बहुत जरूरी है। आ रही बात समझ में, क्लियर है। मैं तुम्हारे नोट्स का काम करता हूं, अभी पॉज करो जरा अभी। हाँ भैया, सबसे पहले तो आप ये लिख लीजिएगा एज इट इज, उसके बाद सारी कहानी मैंने यहाँ पे बढ़िया तरीके से तुम्हारी लिख दी है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, हो सके तो प्लीज खुद से लिखिएगा, ठीक है। ध्यान से समझना यहाँ पर सर, ए नेट बराबर अभी हमने देख लिया और ये आई नेट हमने यहाँ पे देख लिया। एक हमने देखा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जिसमें हमको मैक्सिमम मिल रहा था, इसको मैक्सिमा बोलते हैं क्योंकि इंटेंसिटी हमको मैक्सिमा ऑब्जर्व हो रही है। सर यहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है, ए नेट मैक्सिमम होना चाहिए, पहले सामने देख लो सारे लोग, इंटेंसिटी भी आपकी मैक्सिमम होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, ये कब होगा सर, जब cos फाई की जो वैल्यू है, जो cos फाई की वैल्यू है जो 1 हो जाए। अगर cos फाई की वैल्यू 1 हो जाए तो मैंने लिखा पुट cos फाई बराबर 1, यहां भी 1 पुट कर दो, यहां भी 1 पुट कर दो, ए नेट बराबर आ जाएगा A1 प्लस A2, और आई मैक्स इंटेंसिटी तुम्हारी मैक्सिमम हो जाएगी क्योंकि ये मैक्सिमम हो गया, ये आ जाएगा √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, ठीक है। अब इसका स्पेशल केस, इसका थोड़ा और आसान वर्जन, कि अगर A1 बराबर A2 बराबर A0 है, मतलब दोनों बंदों का एम्पलीट्यूड मान ली सेम है, दोनों बंदे की इंटेंसिटी भी सेम हो जाएगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड सेम तो इंटेंसिटी भी सेम, क्योंकि ओमेगा हमने सेम मान रखा है और भाई साहब मीडियम भी हमारा सेम ही है, तो ओमेगा स्क्वायर BW वाला फैक्टर आपका सेम हो जाएगा। दैट मींस अगर दोनों का एम्पलीट्यूड सेम है तो इंटेंसिटी भी सेम हो जाएगी, तो ए नेट बराबर हो जाएगा A0 प्लस A0 बराबर यहां पर हो जाएगा 2A0। A0 प्लस A0 बराबर कितना हो जाएगा 2A0, और इंटेंसिटी अगर I1 और I2 दोनों बराबर रख ले तो मैक्सिमम इंटेंसिटी हमको ऑब्जर्व होगी जिसकी वैल्यू होगी 4I0। स्क्वायर क्यों लिख दिया मैंने यहां पर, 4I0, ठीक। इसलिए यहां पर बोला कि भाई 4 गुना इंटेंसिटी हमको दिखाई देगी। अब बात है कि ऐसा कब हुआ, बोले ऐसा तब हुआ जब cos फाई बराबर 1 होता है, ठीक है। जब हमने ऊपर देखा मैथमेटिकली पूरा, सर cos फाई बराबर 1, इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी होगी 2n पाई। cos फाई अगर 1 है तो ऐसा समझ, cos थीटा बराबर 1 है तो थीटा क्या होना चाहिए 0 डिग्री, 360 डिग्री, 720 डिग्री, मतलब 0 होना चाहिए, 2 पाई होना चाहिए, 4 पाई होना चाहिए, इसका मतलब 2n पाई होना चाहिए। n की वैल्यू रखता जाएगा, सारा सेट हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला है जिसको अभी मैं थोड़ी देर के बाद एक्सप्लेन करूंगा, अभी के लिए इसको एज इट इज याद कर लो, वो है फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस को रिलेट करने वाला तरीका। बोले सर ये हमारा जो आया है ये फेज डिफरेंस आ गया है, ठीक, ये cos फाई को मैं फेज डिफरेंस बोल रहा हूं, तो सर फेज डिफरेंस और पार्ट डिफरेंस का रिलेट करने वाला फॉर्मूला होता है डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई बराबर डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा। यहां डेल्टा फाई होता है फेज डिफरेंस, जो फेज में डिफरेंस था, और डेल्टा एक्स होता है पार्ट डिफरेंस। पार्ट डिफरेंस का मतलब दो जो वेव चल के आई हैं उनके रास्तों का डिफरेंस, ठीक। पार्ट डिफरेंस पे मैं भी थोड़ी देर के बाद चलूंगा, अभी के लिए यहां से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आप यहां से उठाओ कि अगर मैं cos फाई की वैल्यू, ये जो फाई है, फाई की वैल्यू 2n पाई अगर मैं यहां पुट कर देता हूं, 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, लैम्डा इधर चला गया तो डेल्टा एक्स बराबर निकल के आ गया n पाई। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट। कैसे आया भाड़ में जाए, बस तुम्हें फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, अगर मैक्सिमम मिल रहा है, तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस तुम्हारा n लैम्डा के बराबर होगा।
अरे बात समझ में? कैसे होगा, मतलब इसका यूज कैसे होगा, ये मैं अभी तुम्हें थोड़ी देर के बाद अप्लाई करके बताऊंगा, अभी कुछ लिखना मत। उसके बाद सर इसी का जस्ट अपोजिट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब सर इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए आपकी, मिनिमम होनी चाहिए, ए नेट मिनिमम होना चाहिए। तो भाई ये मिनिमम कब होगा, बोले जब cos फाइव मिनिमम हो जाए। cos फाइव की मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो पुट cos फाइव बराबर -1, यहां -1 पुट करेगा, यहां माइनस आ जाएगा, यहां माइनस आ जाएगा। इन शॉर्ट ए नेट तुम्हारा आ जाएगा a1 माइनस a2 और आई नेट तुम्हारा आ जाएगा √i1 माइनस √i2 का होल स्क्वायर। ठीक है सर जी। अब सपोज स्पेशल केस में ले लूं कि a1 a2 दोनों बराबर ले लो, मतलब दोनों वेव जो आ रही है उनका एम्पलीट्यूड बराबर ले लो, ए नोट के बराबर ले लो। तो ए नेट कितना आ गया, 0 आ गया। क्यों, यहां पे वैल्यू पुट कर दे a1 बराबर a2, तो नेट एम्पलीट्यूड 0 हो गया, इंटेंसिटी भी 0 हो गई। इंटेंसिटी 0 होने का मतलब नो साउंड। अगर साउंड का सवाल है तो साउंड ही सुनाई नहीं देगा, और सपोज लाइट का सवाल है, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, तो आपको अंधेरा दिखाई देगा, रोशनी प्लस रोशनी बराबर अंधेरा। अब इस पे बात है सर ऐसा कब हुआ, मैंने कहा भैया ऐसा जब हुआ जब cos फाइव की वैल्यू -1 हो गई। और जिन बच्चों की मैथ्स कमजोर है वो जरा ध्यान से देखें, cos फाइव अगर -1 है, मान ले cos थीटा -1 है, तो थीटा क्या होता था 180 डिग्री। 180 मतलब पाई, cos पाई बराबर -1 होता है, cos 3 पाई बराबर -1 होता है, cos आपका जो है 5 पाई बराबर -1 होता है। इसका मतलब यहां से तुम बोल सकते हो कि सर cos 5 बराबर अगर तुम्हारा -1 है, दैट मींस 5 बराबर आपका हो जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई। ऑड मतलब पहले 1 रख दे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, 3 रख दे तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने फिर यहां पर वैल्यू पुट कर दी उसी फॉर्मूले में, फेज डिफरेंस अपॉन पार्ट डिफरेंस बराबर, सॉरी फेज डिफरेंस अपॉन 2 पाई बराबर पार्ट डिफरेंस अपॉन लैम्डा। डेल्टा फाई की वैल्यू यहां पुट कर दी, 2 पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, लैम्डा इधर चला गया, डेल्टा एक्स निकल के आ गया ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो इसका मतलब ये है कि सर अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है तो पार्ट डिफरेंस जो होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, ऑड डिफरेंस ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। एन लैम्डा कंस्ट्रक्टिव के लिए, ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 किसके लिए मेरे भाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए। ऑड का मतलब पहला ऑड कितना होगा 1, तो लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 2, 5 लैम्डा बाई 2, 7 लैम्डा बाई 2, ये तुम्हारे होने चाहिए। अब इसमें बात आई कि सर ये वाला फॉर्मूला कैसे आया, एक बार ये फॉर्मूले की फील दिला दो। तो इस फॉर्मूले की फील मेरे भाई मैंने यहां पे दिला दी है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट। अगर किसी को फील नहीं लेनी है बिल्कुल छोड़ सकता है, कोई जरूरत नहीं है याद करने की इसको, सो इसके डेरिवेशन को याद करने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, अगर किसी को चाहिए तो मैं हल्का से यहां पर आपको इसका जो है काइंड ऑफ प्रूफ आपको बता दे रहा हूं कि मैंने बोला सपोज ये सोर्स S1 है, P पॉइंट के लिए मैं ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं, सपोज एक वेव यहां से आई, उसकी इक्वेशन है। अब मैं साउंड के बारे में बात कर लेता हूं, एक्चुअल साउंड के बारे में। अभी तो मैंने बाई से एक्सप्लेन किया क्योंकि बाई से समझना आसान होता है। मान ले साउंड की इक्वेशन है S बराबर S01 साइन ओमेगा टी माइनस के। अब सपोज यहां पर एक सोर्स है, उससे जो वेव आई है सपोज वो x1 डिस्टेंस चल के आई है, तो आप उसके लिए क्या लिखोगे इक्वेशन में, यहां पे x1 लिख दोगे कि x1 लिख दोगे। मान ले कोई दूसरा सोर्स है, उससे जो वेव चल के आई है डिस्टेंस, सपोज वो x2 डिस्टेंस चल के आई है, ठीक। तो इक्वेशन में यहां क्या पुट कर दोगे, x2 पुट कर दोगे। इनिशियल फेज मैंने दोनों का 0 मान लिया, शुरू में इनिशियल फेज 0 मान लिया भाई, ठीक। t बराबर 0 पर, t बराबर 0 पर इनिशियल फेज दोनों का 0 मान लिया। अब मेरे कहने का मतलब यह है कि फेज डिफरेंस क्रिएट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक। फेज डिफरेंस क्रिएट करने का पहला तरीका तो यह है कि शुरू में आप फेज डिफरेंस क्रिएट कर दो। दूसरा ये तरीका भी होता है कि जिन दो वेव को आप यहां पहुंचा रहे हो उसमें एक को कम चलाओ दूसरी को ज्यादा चलाओ, तब भी फेज डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर एक वेव को आपने कम चलाया दूसरी को ज्यादा चलाया, तो एक ज्यादा चल के आई है कम चल के आई है, तो उनके रास्तों में डिफरेंस आ गया। एक चल के आई 10 मीटर, एक चल के आई 7 मीटर, तो इसका मतलब पार्ट डिफरेंस 3 आ गया, रास्तों का डिफरेंस 3 आ गया, इसको हम लोग पार्ट डिफरेंस बोल देते हैं। और पार्ट डिफरेंस आया तो उसकी वजह से फेज डिफरेंस भी आ जाएगा। कैसे, वो तो यहां देख ले। तो सर ये इसका फेज हो गया, ये इसका फेज हो गया। अगर मैं फेज डिफरेंस निकालूंगा तुम बोलोगे ओमेगा टी माइनस के x1 इसका फेज और ओमेगा टी माइनस के x2 इसका फेज। दोनों को मैंने घटाया, ओमेगा टी वाला फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, के कॉमन निकल गया, x2 माइनस x1, ये तुम्हारा फेज डिफरेंस आ गया। तो डेल्टा फाई बराबर के की वैल्यू 2 पाई बाई लैम्डा, x2 माइनस x1 क्या है सर, ये वाली वेव कितना चली और ये वाली वेव कितना चली, उनके पाथ का डिफरेंस। तो ये आ गया x2 माइनस x1, ये तुम्हारा आ गया डेल्टा x, मैं 2 पाई को उधर ले गया, तो डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई बराबर डेल्टा x अपॉन लैम्डा। अरे बात समझ में। तो ये फॉर्मूला तू भूल जा, बिल्कुल भूल सकता है, मतलब फॉर्मूला डेरिवेशन तू भूल जा, बिल्कुल भूल सकता है, लेकिन तू ये रिजल्ट याद रखा जो मैंने यहां पे तुझे बताया कि डेल्टा फाई अपॉन 2 पाई बराबर डेल्टा x अपॉन लैम्डा। फेज डिफरेंस को रिलेट करने का तरीका, वो आपसे सवाल देगा कि भाई देख, ऐसा सवाल देगा, यहां से वेव आई है वो 10 मीटर चली है, यहां से एक वेव हो रहा है 7 मीटर चली है, ठीक है, क्या कंडीशन हो, कितना लैम्डा हो कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिले। तो चुपचाप कहेगा तू कितनी चली है 10 मीटर, तू कितनी चली है 7 मीटर, दोनों का अंतर बताओ 3 मीटर, पार्ट डिफरेंस 3 मीटर, तू फटाक से यहां पे 3 मीटर पुट कर देगा और एन की अलग अलग वैल्यूज के लिए लैम्डा की वैल्यू आती जाएगी।
ऐसे सिंपल सवाल आपके यहां पर पूछे जाते हैं। वो सारे क्वेश्चन हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है, सारे क्वेश्चन अभी देखने वाले हैं हम लोग किस प्रकार से। अभी के लिए आप एक काम कीजिए, चुपचाप इसको एज इट इज लिख लीजिए। अभी के लिए चाहो तो रफ कॉपी पे प्रैक्टिस कर लो, कोशिश करो खुद से लिखने की। और एक फॉर्मूला और है जो रेयर जो वेव ऑफ टेक्स्ट में बहुत काम आता है, यहां पे तो नहीं आएगा उतना, लेकिन वेव ऑफ टेक्स्ट में बहुत काम आएगा। तो मैंने यहां पर भी लिख दिया कि मान ले I1 बराबर I2 बराबर I नोट हो गया, ये दोनों बराबर हो गए। तो मैंने यहां पे आई नोट यहां पे आई नोट पुट कर दिया मैंने। जैसे ही आप यहां पे पुट करोगे तो थोड़ी सी मैथ सॉल्व करने के बाद आई नेट बराबर हो जाता है 4 आई नोट कोस स्क्वायर 5/2। अरे बात सामने, कोई बच्चा अगर साउंड वेव पढ़ रहा है वो चाहे इसको स्किप कर सकता है, वेव ऑफ टेक्स्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी हमको, तो अभी लिख लो तो अच्छी बात है। तो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान मैंने यहां पे कर दिया है। ये है तुम्हारे रिजल्ट, ये है तुम्हारा काम का डब्बा। यहीं से क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे। काम का डब्बा, बस ये कैच करो, पिछले आधे घंटे से मैं जो समझा रहा हूं उन सबका निचोड़ ये है। कैसे? पहली चीज, सर आई नेट बराबर होता है I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। कब होगी? मैक्सिमा पर। मैक्सिमा कब मिलेगा? जब cos फाई 1 होगा। इससे सवाल नहीं बनते, cos फाई 1 कब, इससे सवाल नहीं बनते, मतलब समझ रहा है, ये इससे सवाल नहीं बनेंगे, ये इससे नहीं बनने वाले सवाल। सवाल तेरे बनते हैं यहां से कि सर cos फाई 1 होगा तो क्या होगा? सर पार्ट डिफरेंस जो आपका क्या होना चाहिए? n लैम्डा होना चाहिए। पार्ट डिफरेंस तुम्हारा क्या होना चाहिए मेरे भाई? n लैम्डा होना चाहिए। मन का ठीक है भाई साहब, ओके नेक्स्ट। अगला पार्ट बोले मिनिमम इंटेंसिटी कितनी होगी? रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। कब? जब पार्ट डिफरेंस ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होगा। सब मैक्सिमम बटे मिनिमम की इंटेंसिटी का रेशियो क्या होगा? रूट I1 प्लस रूट I2 अपॉन रूट I1 माइनस रूट I2 का होल स्क्वायर। और सर इंटेंसिटी क्योंकि एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, तो मैं लिख सकता हूं कि I मैक्सिमम कब मिलेगा? जब एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 होगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में नेट एम्पलीट्यूड कितना हो गया था? A1 प्लस A2। तो आप बोल सकते हैं यहां से कि सर जो आई नेट है वो किसके प्रोपोर्शनल है? सर ए नेट के प्रोपोर्शनल है, सॉरी ए नेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। तो आई मैक्स कितना हो जाएगा? A1 प्लस A2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका रेशियो दैट मींस A1 माइनस A2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये मैंने यहां पे लिख दिया है। और अगर I1 बराबर I2 बराबर I नोट है तो बल्ले बल्ले सवाल बहुत आसान हो गया फिर तो। ये फॉर्मूला तुम्हारा मन कर अभी याद करो, मन नहीं मन के बाद में याद कर लेना। मैक्सिमम में 4 I नोट इंटेंसिटी दिखती है, मिनिमम में 0। ये तुम्हारा पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस को रिलेट करने वाला फॉर्मूला। और ये मैक्सिमम अपॉन मिनिमम वाला पार्ट कि मैक्सिमम इंटेंसिटी बटे मिनिमम इंटेंसिटी होती है A1 प्लस A2 का स्क्वायर अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। वही फॉर्मूला को मैंने दोबारा लिख दिया है। और I1 अपॉन I2 हो जाएगा तुम्हारा A1 स्क्वायर बटे A2 स्क्वायर, क्योंकि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। और एक चीज और, अगर सोर्स कोहेरेंट नहीं है, अगर सोर्स कोहेरेंट, एक मिनट में रिजल्ट लिख रहा हूं, ये रिजल्ट आपको याद ही करने हैं, मैं क्लास में आपको याद कराता रहूंगा, इस बात से बेफिक्र रहिए, ठीक है। अभी हर क्वेश्चन में आपको याद कराने की कोशिश करूंगा, ठीक, लेकिन आप रफ कॉपी पे 2-3 बार लिख लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अगर S1 S2 R कोहेरेंट नहीं है, ठीक, तो I नेट हो जाता है I1 प्लस I2। सर आपने ऐसा क्यों लिख दिया? मैंने कहा ऐसा इसलिए लिख दिया, अगर कोहेरेंट है तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट है। और मान ले अगर कोहेरेंट नहीं है तो फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, फेज डिफरेंस टाइम का फंक्शन है। अगर टाइम का फंक्शन हो गया, यहां टाइम का फंक्शन आ गया कॉस के अंदर, तो कॉस के अंदर टाइम का फंक्शन आ गया तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। कॉस की एवरेज वैल्यू 0 होती है कंप्लीट साइकिल में, इसका मतलब पूरा फैक्टर आपका 0 हो जाएगा। तो आई नेट तुम्हारा I1 प्लस I2 बन जाएगा। बस केवल कैसे हुआ छोड़ो, तुम तो याद रखो भाई कि अगर कोहेरेंट नहीं है तो इंटेंसिटी I1 प्लस I2, मतलब एक बल्ब ऐसे जलाया एक बल्ब ऐसे जलाया, दोनों को जलाओगे एक साथ तो इंटेंसिटी I1 प्लस I2 होगी। बिल्कुल चौथी क्लास का बच्चा भी बोल देगा इस चीज को, क्लियर है। अब मैं आपको दिखाता हूं बेस्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं रिपीटेटिव। जैसे कि अब शुरू करते हैं भाई साहब, बाकी और लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं है। वैसे मैंने यहाँ पे 3 सवाल लिए, सारे बच्चे ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन, अगर उसने बोला I1 बराबर I नोट है, I2 बराबर 4 I नोट है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी बटे मिनिमम इंटेंसिटी बताओ। सपोज मैक्सिमम इंटेंसिटी बोलता तो बोलते रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे मिनिमम इंटेंसिटी पूछता, आप बोलते रूट I1 माइनस 4 रूट I नोट का होल स्क्वायर। अगर मैं आपसे पूछूं मैक्सिमम इंटेंसिटी बटे मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो बताओ, तो आप बोलोगे सर ये जो है ये रूट 4 बाहर आ जाएगा, 2 बन जाएगा, 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9 I नोट का स्क्वायर, मतलब 9 I नोट अपॉन ये बन जाएगा 1 I नोट, बराबर निकल के आ जाएगा 9। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। मेंस वाले तो भाई साहब खूब पूछते हैं, इस पे भर भर के पूछे उन्होंने, ठीक है। और देखो इस पे भाई साहब, इसके बाद अगला पार्ट सॉल्यूशन पे बात करें इसका। कभी वो I1 बाई I2 दे देगा, कहेगा A1 बाई A2 बताओ, तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल होता है A स्क्वायर के। दैट मींस I1 बाई I2 जिसको आप 1/16 कह रहे हो, वो A1 बाई A2 के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसका मतलब A1 बाई A2 कितना निकल के आ जाएगा? चुपचाप 1/4 आ जाएगा।
आपसे पूछा जाए सर हमें तो बताओ आई मैक्स बटे आई मिनिमम, आई मैक्स बटे आई मिनिमम, तो आई मैक्स बटे आई मिनिमम कितना है सर, रूट आई वन प्लस रूट आई टू बटे रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। या तो यहां से सॉल्व कर लो, यहां से सॉल्व कर लो 16, ठीक है, आई टू बराबर 16 आई वन पुट कर दो, आई टू बराबर 16 आई वन पुट कर दो, या ऐसे कर ले यार, ऐसे एकदम हो जाएगा, आई टू बराबर 16 आई वन पुट कर दे यहां सर, ठीक, और नीचे क्या आ गया रूट आई वन माइनस 16 आई वन पुट कर दे का होल स्क्वायर। रूट आई वन कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 से बाहर निकालोगे 4, 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 4 में से एक गया 3, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। कभी आपके सामने कह देगा कि मैक्सिमम बटे मिनिमम इंटेंसिटी इतना, तो दुनिया भर की सारी बात बताओ, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना होगा सर, रूट आई वन प्लस रूट आई टू बटे रूट आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर। वो आपसे कह देगा 16 बटे 9 है, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आई वन प्लस रूट आई टू बटे रूट आई वन माइनस रूट आई टू बराबर निकल के आ जाएगा 4 बटे 3। इसके बाद कंपोनेंट और डिविडेंड लगा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, जैसे तुम्हारा मन करे तुम वैसे क्वेश्चन को कर सकते हो। मैं कंपोनेंट और डिविडेंड लगा देता हूं स्मार्टली, रूट आई वन बटे रूट आई टू बराबर आ जाएगा 4 प्लस 3 बटे 4 माइनस 1। इसका मतलब आई वन बाई आई टू तुम्हारा आ जाएगा मेरे भाई 7 बाई 9 49। और आई वन बाई आई टू क्या होगा सर, ये आ जाएगा ए वन स्क्वायर बटे ए टू स्क्वायर, दैट मीन्स ए वन बाई ए टू बराबर निकल के आ जाएगा 7। ऐसे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपको भर भर के देखने के लिए मिलेंगे। मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना, देखो सारे बच्चे ध्यान से देखना क्वेश्चन, देखो देखो मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम इंटेंसिटी बेस्ड सवाल। अब ये आपके होमवर्क है, कह रहा है टू कोहेरेंट लाइट्स और हैविंग इंटेंसिटी इन द रेशियो 2x, मतलब एक की इंटेंसिटी मान ले 2x के, x की वैल्यू 1 मान ले यार, x की वैल्यू 1 मान ले, खत्म कहानी। एक की इंटेंसिटी आई नॉट है तो दूसरे की इंटेंसिटी 2 आई नॉट है, कह रहा है इसकी वैल्यू बताओ, वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, अरे बात सॉल्व में। और देखो नेक्स्ट, टू कोहेरेंट्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ टू स्लिट आर, इंटेंसिटी रेशियो ऑफ द टू सोर्स आर 1:4। इसका मतलब एक है आई नॉट, एक है 4 आई नॉट। उसने पूछ लिया है कि इसकी वैल्यू बताओ, आई मैक्स निकाल लोगे, बताओ आई मैक्स कितना आएगा, आई मैक्स कितना आएगा, इसका रूट प्लस इसका रूट का स्क्वायर, ये बन जाएगा कितना आई नोट, रूट आई नोट, इसका रूट का स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 3, 9 आई नोट आ जाएगा। और आई मिनिमम कितना आएगा सर, आई मिनिमम हो जाएगा आई नॉट, चुपचाप यहां वैल्यू पुट करते, आई मैक्सिमम कितना होगा 9, आई मिनिमम कितना हो गया 0, तो ये ऊपर आ गया 10 बटे आई मैक्सिमम 9 में से एक गया 8, 5 बटे 4 आ गया। अब वो इसको स्टाइल मार के कह रहा है 2 अल्फा प्लस 1 बटे बीटा प्लस 3। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 2 गुणा 2 प्लस 1 बटे, वो बहुत परेशान कर रहा है, 1 प्लस 3, ठीक है। तो चेक करके देख ले, बीटा की जगह तो आ गया तेरा 1, ठीक है, अल्फा की जगह तेरा आ गया 2। क्या पूछ लिया उसने, अल्फा बाई बीटा, 2 आंसर आ गया तेरा सेकंड ऑप्शन। थोड़ी सी मैथ्स उसने घुमा के पूछ ली, ठीक है। और क्वेश्चन देख इसका, एक और क्वेश्चन देख सेम पैटर्न पर। अब ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है बेटा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख, ये रहा देख, टू कोहेरेंट सोर्स ऑफ इंटेंसिटी आई नॉट एंड 4 आई नॉट आर सुपर इम्पोज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड द मिनिमम पॉसिबल इंटेंसिटी। अभी देख लिया हम लोगों ने, मैक्सिमम आई थी कितनी 9 आई नॉट और मिनिमम कितनी आई थी अभी आई नॉट, अभी देखा था, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा 8 आई नॉट, 8 आई नॉट। ये अभी देखा था थोड़ी देर पहले हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किया था, ये सॉल्व किया था। ये कैसे सॉल्व किया था आई मैक्स ऐसे सॉल्व किया था, रूट आई नॉट प्लस रूट 4 आई नॉट का होल स्क्वायर, ऐसे किया था, ठीक। तो इस पर देख कितने सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, देख ऐसे भी सवाल पूछ लेता है कभी कभी। ये देख, ये कहेगा इक्वेशन ऑफ द टू वेव इज गिवन बाय दिस आर साइमल्टेनियसली पासेस थ्रू द स्ट्रिंग, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। तुम सीधा बोलोगे सर ए नेट बराबर क्या हो जाएगा सर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर। सर इसको 2 पाई को अगर मैं अंदर गुणा कर दूं तो 2 पाई एक्स, सर 2 पाई को जैसे इसको अंदर गुणा करोगे ये बन जाएगा 3 साइन, ये अंदर पूरा टर्म एज इट इज रहेगा, प्लस 2 पाई की गुणा 1.5 से गुणा करोगे तो 3 पाई आ जाएगा। 2 पाई को अंदर गुणा करके देखना, तो फाई की वैल्यू तुझे 3 पाई मिल जाएगी, क्योंकि बाकी सारी चीज सेम है। तो ए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस, ये अब 3 पाई आ गया, कॉस 3 पाई तो -1 होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एम्पलीट्यूड घट जाएगा, 5 में से 3 गया 2, खत्म कहानी। चाहो तो यहां से सॉल्व कर ले, ये तेरा -1 बन जाएगा, चाहो तो इसको सॉल्व कर ले, या फिर तो डायरेक्टली बोल दे सर 2 पाई जैसी अंदर जाएगा तो ये और ये सेम आ जाएगा, बस फेज डिफरेंस आपका 3 पाई आ जाएगा। तो फेज डिफरेंस 3 पाई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया, है ना। अब ये
फेज डिफरेंस 3 पाई, तो अभी तक पता है हमें डिस्टर्ब इंटरफेरेंस हो गया कि cos 3 पाई क्या होता है, -1 होता है, तो इसका मतलब यह क्या हो जाएंगे, दोनों घट जाएंगे। इस पर तो एडवांस वालों ने भी सवाल पूछा यार, अभी एडवांस वाला सवाल बताता हूं, तब तक एक क्वेश्चन ये देखो, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, बाद में देखेंगे क्या होता है। रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द टू लाइट इज 2:1, इसका मतलब A1/A2 बराबर 2/1 है। तो मैक्सिमम टू मिनिमम इंटेंसिटी पूछ लिया, अरे भाई साहब आई मैक्सिमम बटे आई मिनिमम कितना होगा सर, ये हो जाएगा A1 + A2 बटे A1 - A2 का होल स्क्वायर, खत्म कहानी। तो मान ले अब वैल्यू पुट करके सॉल्व करके आंसर निकाल ले, ये देख ले आपका जेएमएस का 2024 का क्वेश्चन है, ठीक है। एक सवाल और देख, अच्छा क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है देख, इसने बोला YDSC अभी आपने पढ़ा नहीं है लेकिन सवाल आप कर लोगे। टू स्लिट एक्ट एज अ कोहेरेंट सोर्स ऑफ द वेवलेंथ, इक्वल एम्पलीट्यूड का मतलब इंटेंसिटी दोनों की सेम हो गई, I नॉट हो गई। और एक अनदर एक्सपेरिमेंट व्हेन द अरेंजमेंट टू स्लिट आर मेड एक्ट इनकोहेरेंट सोर्स, अच्छा इनकोहेरेंट सोर्स है, ओहो इसका मतलब अब इनकोहेरेंट सोर्स है तो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको ऑब्जर्व नहीं होगा। उसने क्या पूछा है, बाकी सारी चीजें उसने सेम कर दी है। इसने बोला इंटेंसिटी एट द मिडिल पॉइंट ऑन द स्क्रीन इन द फर्स्ट केस इज I1 एंड द सेकंड इज I2। तो ये सवाल आप चाहो तो अभी छोड़ सकते हो, लेकिन जिसने हल्का फुल्का YDSC पढ़ रखा है वो शायद ये समझ जाएगा कि सर YDSC में यहां पर होता था S1, यहां पर होता था S2, इसको बोलते थे सेंट्रल मैक्सिमा, ये मैक्सिमा पॉइंट होता था। तो यहां पर जो इंटेंसिटी होगी, अगर दोनों I नॉट होगी, इसकी इंटेंसिटी I नॉट, इसकी इंटेंसिटी I नॉट, तो यहां मैक्सिमम मिलता है। तो मैक्सिमम में इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4I नॉट इंटरफेरेंस पैटर्न पर। और अगर इनकोहेरेंट है तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी I1 + I2, तो दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, I नॉट कैंसिल आउट, 4/2 बराबर 2 आ गया, ठीक है। और देख एक सवाल और देख, जेईई एडवांस का, यहां पर जेईई एडवांस वालों ने पूछा, देखो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। ये सवाल ये अभी हमने कर लिया, कितनी बार कर लिया, अभी थोड़ी देर पहले अभी किया इसको, ठीक है। एक क्वेश्चन और तुम्हारा है जो एडवांस वालों ने पूछा, इस पर सवाल देख ले। कह रहा भैया y1 = 4 है, y2 = 3 है, तो दोनों सुपर इंपोज कर दिया, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, भैया फेज डिफरेंस बताओ, ये तो सेम है, फेज डिफरेंस तो π/2 है, 90 डिग्री है, तो इसका मतलब A1² + A2² + 2A1A2 cos φ, वेक्टर जैसा सवाल है, तो सीधा लिखेगा A1² + A2² अंडर रूट के साथ प्लस 2A1A2 cos φ। cos 90 तेरा 0 होता है, तो ये तेरा कितना निकल के आ गया, तेरा 5 निकल के आ गया। कितना सिंपल सवाल, एडवांस वालों ने पूछ लिया था। कभी कभी एडवांस वाले भी बहुत वाहियात सवाल पूछ लेते हैं, बहुत आसान पूछ लेते हैं, कभी कभी होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस मेरे भाई आपको यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। अब मैं आपको, ताकि किसी बच्चों को कंफ्यूजन ना रहे, मैं तीनों को एक बार मर्ज करके आपको फील दिला देता हूं कि हमने पढ़ा क्या है। अभी हमने पढ़ा इंटरफेरेंस, हमने यहां पर फ्रीक्वेंसी को सेम रखी। एक हम लोग पढ़ते हैं बीट, जहां पर फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती थी, तो बीट फ्रीक्वेंसी F1 - F2 लिखते थे। एक पढ़ी थी हमने स्टेशनरी वेव, जहां पर फ्रीक्वेंसी सेम थी और एम्पलीट्यूड भी सेम था और डायरेक्शन अपोजिट थी। ये 3 केस हम लोगों ने पढ़े हैं, तीनों का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, बस एक देख लो, कॉपी में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, नो नीड टू राइट ऑन द कॉपी। बस आप देख लो कि देखो स्टैंडिंग वेव में जब हमने इसको सॉल्व किया था, तो देखो इसको भी ए माना, इसको भी ए माना, इसको भी के माना, इसको भी के माना, इसको भी ओमेगा, इसको भी ओमेगा, तभी सॉल्व होकर स्टैंडिंग वेव की क्वेश्चन में पहुंचे थे। अगर आप एम्पलीट्यूड अलग अलग मान लेते तो ये जो कैंसिल हुआ था फैक्टर, ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हुआ था, ये कैंसिल नहीं हो पाता, ये A1 आता, ये A2 आता, स्टैंडिंग वेव फॉर्मेशन नहीं मिलता। अगर ओमेगा 1 ओमेगा 2 मान लेते तो भी आप यहां तक नहीं पहुंच पाते। तो स्टैंडिंग वेव में ये चीज देखी थी कि एम्पलीट्यूड सेम था, ओमेगा भी सेम था, फ्रीक्वेंसी भी सेम थी और डायरेक्शन अपोजिट थी। बीट में क्या था, बीट में फ्रीक्वेंसी F1 और F2 मानी थी, तभी बीट की फ्रीक्वेंसी F1 - F2 का मॉड आया था। ये इनको सॉल्व करके ये आता है, इसको आप स्किप कर सकते हो, नो नीड, ठीक। इंटरफेरेंस में क्या है, इंटरफेरेंस में देखो डायरेक्शन ऑफ वेव हमने सेम माना है, ओमेगा सेम माना है, एम्पलीट्यूड अलग अलग माना है। एम्पलीट्यूड सेम भी हो सकता है लेकिन ओमेगा हम लोगों ने सेम माना है। प्राइमरी की चीज यहां पर है, फ्रीक्वेंसी आपका सेम होना चाहिए और फिर आपकी जो है ओमेगा फ्रीक्वेंसी सेम, डायरेक्शन सेम, एम्पलीट्यूड अलग अलग भी चल जाएगा। तो यहां पर हमको क्या दिखा है मेरे भाई, इंटरफेरेंस पैटर्न दिखा है। आगे बात समझ में क्लियर है। अब इसके बाद एक छोटा सा पार्ट हो रहा है बेटा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, वो भी मैं आपको थोड़ी और फील दिला देता हूं कि सपोज मैं यहां पे क्वेश्चन दूं, मैंने बोला भाई साहब राइट द इक्वेशन फॉर द मैक्सिमम डिस्ट्रैक्शन फॉर द ऑब्जर्वर। अब मैं पार्ट डिफरेंस वाले सवाल करा देता हूं कि सपोज यहां से एक स्पीकर आपने बजाया और यहां आप खड़े हो, तो बोलना बताओ क्या कंडीशन होनी चाहिए कि इसको मैक्सिमा सुनाई दे। तो मैक्सिमा का मतलब होता है सब पार्ट डिफरेंस शुड बी इक्वल टू n लैम्डा। बोले पार्ट डिफरेंस मतलब, मैंने कहा एक वेव ऐसी होगी जो सीधी गई होगी यहां से यहां लेके यहां तक, मैंने कहा ठीक है। एक वेव ऐसी होगी जिसने ये रास्ता इस प्रकार से कवर किया होगा, तो यहां से लेके यहां तक तो सेम रास्ता है, पार्ट डिफरेंस 0। यहां से लेके यहां तक भैया सेम रास्ता है, पार्ट डिफरेंस 0। सर जो वेव
ये वाला रास्ता कवर करिए, उसने टोटल कितना डिस्टेंस चला, पाई आर, और ये लाल वाली वेव ने कितना डिस्टेंस चला, 2r। तो ये तुम्हारा पाथ डिफरेंस हो गया। जो मैंने बोला था कि फेज डिफरेंस लेके आने का एक तरीका ये भी होता है कि एक वेव को ज्यादा चला दो और एक वेव को कम चला दो, तो रास्तों के डिफरेंस से ही तुम्हारा पाथ डिफरेंस आ जाता है। तो पाथ डिफरेंस आ गया पाई आर माइनस 2r, इट शुड बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा ऑब्जर्व हो जाएगा। एन की वैल्यू 1 पुट कर दो तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, एन की वैल्यू 3 पुट कर दो तो लैम्डा की दूसरी वैल्यू आ जाएगी। इन सारी वैल्यूज पर, इन सारी लैम्डा की वैल्यूज पर आपको मैक्सिमा ऑब्जर्व होगा। आ रही बात समझ में? और अगर सवाल देख, कितना मजेदार सवाल बोले बोले कि व्हाट विल बी द कंडीशन, ताकि इसको साउंड ही आवाज, नो साउंड, इसको आवाज ही सुनाई ना दे, इसको आवाज ही सुनाई ना दे, तो आप क्या बोलोगे? बोले भैया इसको आवाज सुनाई ना दे, तो हम बोलेंगे भाई सब पार्ट डिफरेंस कितना आया, पाई आर माइनस 2r, इसको भाई साहब ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 के बराबर कर। पता है स्पीकर बज रहा है, आवाज ही सुनाई नहीं दे रही इसको, क्योंकि दो वेव ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। नॉइस कैंसिलेशन वाले जो आजकल आपके वो ईयरफोन आते हैं, वो भी इसी चीज पे काम करते हैं, नॉइस कैंसिलेशन वाले। अरे बात समझ में? तो उसमें क्या होता है, जो मीडियम के जो पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे होते हैं और जो आपका ईयरफोन आप यूज करते हैं, उनके बीच में 180 का पाई का फेज डिफरेंस आ जाता है, आउट ऑफ फेज हो जाते हैं वो, ताकि एक दूसरे को खा जाते हैं। इस नॉइस कैंसिलेशन में भी इस चीज का इस्तेमाल होता है। जो बच्चे यूज करते हैं वो समझ गए होंगे कि बाहर की उसमें आवाज सुनाई नहीं देती जल्दी से, ठीक, वही चीज है। नेक्स्ट आगे बढ़ता हूं उसके बाद में। अब जैसे क्वेश्चन ये है, ठीक है, इससे पहले ये वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा सवाल है। ये क्वेश्चन है कि एक S1 एक S2 सोर्स यहां रख दिया हमने, ठीक है। इसने बोला टू कोहेरेंट सोर्स S1 S2 आर ऑन द एक्स एक्सिस हैविंग द सेपरेशन बिटवीन देम इक्वल टू द लैम्डा, फाइंड द इंटेंसिटी एट ओरिजिन। कह रहा भैया पी पर इंटेंसिटी बता दो कितनी होगी। तो आप ये बताओ, जो S1 से वेव गई होगी, ये लाल वाली गई होगी, मैंने कहा ठीक है, ये कितना डिस्टेंस चली है, इतना, इतना चलिए, इतना, मान लो ये x1 डिस्टेंस इतना चली है, ठीक है सर। जो S2 से जो वेव निकली होगी सोर्स से, वो इतना चली होगी, ये कितना चली होगी, इतना चली होगी। तो मैं पी पर इंटेंसिटी कैसे बताऊं? मैंने कहा भाई पी पे पार्ट डिफरेंस बताओ, पार्ट डिफरेंस एट पी पर पार्ट डिफरेंस बताओ। तो यहां से जो वेव चली है इतना चली है, यहां से जो वेव चली इतना चली है, तो दोनों में रास्तों का अंतर कितना है, इतने में से इतना घटा दे तो इतना आ जाएगा। इनके बीच का गैप कितना है, 3 लैम्डा। तो आप सीधा लिख सकते हो डेल्टा एक्स बराबर आ गया तुम्हारा, सॉल्व करने के बाद डेल्टा एक्स बराबर 3 लैम्डा आ गया। अरे ये तो एन लैम्डा आ गया, ये तो एन लैम्डा आ गया। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं यहां पर क्या बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, मैक्सिमा बनेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इसका मतलब नेट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, रूट आई नॉट प्लस रूट आई वन प्लस रूट आई टू का होल स्क्वायर। लेकिन उसने बोल दिया आई वन बराबर आई टू बराबर आई नॉट है, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी तुम्हारी 4 आई नॉट बन जाएगी। दिस इज ऑल अबाउट। आगे बात समझ में? यार थोड़ा सा 2-4 सवाल और करा लेता हूं प्लीज, ठीक है। इतना सुना है तो इतना और सुन ले ना, मेरे मन में रह गया यार ये सवाल नहीं करा, ये सवाल नहीं करा है, ठीक है। और देख अगला क्वेश्चन, देख अगला क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सवाल है। वेव ऑप्टिक्स में इसको और डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन मैं यहीं पर करा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। क्या सवाल मैं समझा देता हूं, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसकी रीड ले लीजिएगा। एक सोर्स S1 यहां पर, एक सोर्स S2 यहां पर हमारी स्क्रीन है, और इनके बीच का गैप 3 लैम्डा है, और I1 बराबर I2 बराबर I नॉट है। दोनों की इंटेंसिटी सेम है। टू कोहेरेंट सोर्स S1 S2 आर ऑन द एक्स एक्सिस हैविंग द सेपरेशन बिटवीन इक्वल टू 3 लैम्डा शोन द डायग्राम, फाइंड द नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑन द वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है, तो बताओ ये मैक्सिमा और मिनिमा बता दो कितने बनेंगे। तो ऐसे सवालों करने के लिए ये बताओ यहां पे डेल्टा एक्स कितना है। तुम कहोगे सर यहां पे डेल्टा एक्स होगा, S1 के द्वारा इतनी दूरी चलेगी, S2 के द्वारा इतनी दूरी चलेगी, इसमें से ये दूरी घटाओगे 3 लैम्डा आएगा। तो ये 3 लैम्डा आ गया, अभी पिछले सवाल में भी हमने देखा था। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया हमारा मैक्सिमा। बनकर ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये स्क्रीन बहुत बड़ी है, अगर मैं बात करूं ये स्क्रीन बहुत बड़ी है, इंफिनिटी तक ये स्क्रीन गई है। तो मैं अगर इंफिनिटी पे आपसे पूछूं कि भाई मेरे को बता दे इंफिनिटी पर यहां बता दे क्या होगा पार्ट डिफरेंस, तुम कहोगे S1 की वजह से चलिए, मैंने कहा ठीक है, S2 की वजह से चलिए, मैंने कहा ठीक है। तो अगर ये इंफिनिटी तक जा रही है तो S1 के द्वारा चली गई दूरी और S2 के द्वारा चली गई दूरी, वो दूरी अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाएगी। तुम कहोगे ऐसे कैसे, मतलब देख मान लो ये S1 है, ये S2 है, बहुत छोटा छोटा डायग्राम बना रहा हूं मैं, और ये तुम्हारा इंफिनिटी वाला जो है, सपोज मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं। अरे चला जा भाई, ठीक, मैं यहां पर मैंने बोला स्क्रीन आपकी इंफिनिटी तक है,
ये रे इन्फिनिटी तक सोर्स है। ये दो छोटे छोटे मैंने यहाँ पे बना दिए हैं, ठीक, सोर्स यहाँ पे रख दिए हैं। मैं बहुत दूर से देख रहा हूं, ये छोटे नहीं है लेकिन मैं दूर से देख रहा हूं तो बहुत छोटे दिखेंगे। तो चांद से देख दोनों को, ये छोटे दिखेंगे, स्क्रीन बहुत बड़ी है। तो मैं अगर आपसे एक बात पूछूं, मेरे भाई ये बताओ कि S1 के द्वारा जो वेव जाएगी वो इतना चलेगी? मैंने कहा हाँ। सर S2 के द्वारा जो वेव जाएगी वो इतना चलेगी? बोले हाँ। ये दोनों ऑब्जर्वेशन में कहां पे कर रहा हूं? इन्फिनिटी पर कर रहा हूं, इन्फिनिटी पर। चांद पे जाकर बैठ गया मैं, कह रहा देख एक सोर्स ये रहा, एक सोर्स ये रहा, बता चांद पे बता दोनों से जो लाइट वेव जा रही है वो कितना चलेगी? तू कहेगा सर जी देखो अप्रोक्सीमेटली दोनों सेम होगी, एक होगी लाखों करोड़ों किलोमीटर तो दूसरी होगी लाखों करोड़ों दशमलव 0.0000001 किलोमीटर। तो बोथ आर अप्रोक्सीमेटली, बोथ आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। दैट मींस यहां पर पार्ट डिफरेंस तुम्हारा क्या आ जाएगा? बोले इन्फिनिटी पर पार्ट डिफरेंस 0 आ जाएगा। दोनों अप्रोक्सीमेटली सेम डिस्टेंस चलेगी। तो दैट मींस मैं यहां बोल सकता हूं कि इन्फिनिटी पे पार्ट डिफरेंस क्या आ गया तुम्हारा? 0 आ गया। यहां पार्ट डिफरेंस 0 आ गया, यहां पार्ट डिफरेंस n लैम्डा आ गया। इसका मतलब कहीं बीच में यहां पर पार्ट डिफरेंस 2 लैम्डा आएगा, कहीं बीच में पार्ट डिफरेंस यहां पे लैम्डा आएगा। ये पैटर्न पकड़ने की कोशिश करो। यहां 3 लैम्डा, यहां 0, तो कहीं बीच में कहीं ना कहीं पर 2 लैम्डा आएगा, कहीं ना कहीं पे लैम्डा आएगा और फिर ये 0 आ गया। उसी प्रकार से यहां इंफिनिटी पर डेल्टा एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक। तो मैक्सिमा तो ये भी मिला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये मैक्सिमा अचीव नहीं हो पाएगा। स्क्रीन पर आप बना नहीं पाओगे क्योंकि स्क्रीन आपकी बहुत बड़ी है, इनफाइनाइट लेंथ की स्क्रीन आप मिलेगी नहीं आपको। तो इसका मतलब इसको अपन काउंट नहीं करते हैं अक्सर, अगर वो बोलेगा तो काउंट कर लेंगे वरना नहीं काउंट करेंगे, ठीक है सर, ओके। उसी प्रकार से डेल्टा एक्स बराबर यहां पर आ जाएगा 2 लैम्डा और उसी प्रकार से डेल्टा एक्स बराबर आ जाएगा लैम्डा, क्योंकि ऊपर की मैथ्स और नीचे की मैथ्स एज इट इज है। तो अगर मैं आपसे मैक्सिमा पूछूंगा तो मैक्सिमा आप कितना बोलोगे? 1 2 3 4 5, 5 तुम्हारे मैक्सिमा होंगे एक्सेप्ट इन्फिनिटी वाला। इन्फिनिटी वाले को मैंने यहां पे छोड़ दिया है। उसी प्रकार से अगर मैं मिनिमा बोलूंगा तो हर मैक्सिमा के बीच में मिनिमा बनेगा। सर ये 3 लैम्डा बाई 2 है तो इसके बीच में कहीं पे 2.5 लैम्डा होगा, 2 और 3 के बीच में कहीं ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं बिल्कुल मिडिल में, कहीं ना कहीं तो होगा, जिसको आप लिख सकते हो 5 लैम्डा बाई 2। तो देख ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 आ गया। उसी प्रकार से यहां पर भी कोई मिल जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, उसी प्रकार से यहां पर भी कहीं मिल जाएगा ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2। तो 1 2 3 ऊपर 3 नीचे, 3 + 3 बराबर 6 आपको मिनिमम मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चंस बेटा हम आते हैं और आप चाहो तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल स्किप कर सकते हो, बिल्कुल स्किप कर सकते हो, चाहो तो बिल्कुल स्किप कर सकते हो, और नहीं तो ऑप्टिक्स में आप पढ़ लिए, वेव ऑप्टिक्स में इसको पढ़ लेंगे। अब इसी में आप, मैं एक क्वेश्चन और अटैच कर रहा हूं, ये होमवर्क है। मान लो मैं जो डी की वैल्यू, जो मैंने यहाँ पे डी की वैल्यू रखी थी, वो डी की वैल्यू मैंने यहाँ पे 3 लैम्डा रखी थी, इनके बीच का गैप जो डी था, अगर उसकी वैल्यू को मैं अलग अलग रखूं तो आप चाहो तो क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, इफ यू हैव टाइम, चाहो तो स्किप कर सकते हो। एक सवाल लास्ट क्वेश्चन और मैं ले लेता हूं यहां पर। दिस इज ऑल्सो वेरी 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 फंडामेंटल क्वेश्चन जो कई बार हर जगह पूछा जाता है। इफ टू कोहेरेंट source S1 S2 are on the x-axis having separation between them equal to 2 lambda as shown the diagram। सॉरी डायग्राम मिसिंग है, मैं यहां पे डायग्राम बना देता हूं। मैंने बोला ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। यहां पे 2 सोर्स रख दिए हैं, एक है S1 यहां पर, एक है S2 यहां पर। इनके बीच का जो गैप है d बराबर वो है 2 लैम्डा। अब ये कहना चाह रहा है नंबर ऑफ मैक्सिमा एंड द मिनिमा ऑन द सर्किल, दिस इज द डायग्राम। मैक्सिमा और मिनिमा ऑन द सर्किल बता दो कितना होगा। यहां पे 2 सोर्स हैं, लाइट के सोर्स भी हो सकते हैं, 2 स्पीकर भी हो सकते हैं, कोहेरेंट है दोनों। कह रहा भैया सर्किल पे बता दो कितने मैक्सिमा कितने मिनिमा बनेंगे। बहुत ही आसान आर्टिकल है, तुम सीधा बोलोगे सर देखो अगर मैं ये वाला पॉइंट पकड़ू यहां पर, S1 के द्वारा वेव इतना चलेगी, S2 के द्वारा जो वेव निकलेगी वो इतना चलेगी, इतने में से इतना घटाओगे तो इतना बचेगा। दैट मीन डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा आ गया यहां पर। लेकिन अगर मैं यहां पर पूछूंगा तो डेल्टा एक्स बराबर 0 आ जाएगा। बोले 0 क्यों आ जाएगा? मैंने कहा 0 इसलिए आ जाएगा क्योंकि S1 के द्वारा इतनी चली और S2 के द्वारा इतनी चली। S1 से जो वेव निकली होगी वो यहां चलेगी, S2 से जो वेव निकलेगी वो यहां चलेगी। तो भाई साहब ये दोनों आपस में क्या हो गए? सर दोनों आपस में बराबर हो गए डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर हो गए, यहां वाली वेव भी उतना ही चली है, यहां वाला वेव भी उतना ही चला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि दोनों के बीच का पार्ट डिफरेंस 0 हो गया। दैट मीन डेल्टा एक्स तुम्हारा 0 हो गया। यहां डेल्टा एक्स 2 लैम्डा, यहां डेल्टा एक्स 0, तो बीच में कहीं डेल्टा एक्स लैम्डा भी आएगा। उसी प्रकार से यहां पे डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 2 लैम्डा। यहां पे भी कहीं ना कहीं डेल्टा एक्स बराबर क्या आएगा? लैम्डा। यहां पर भी डेल्टा एक्स कहीं ना कहीं लैम्डा आएगा और यहां पे भी डेल्टा एक्स आपका 0 हो जाएगा। डेल्टा एक्स यहां 0 क्यों हो गया? क्योंकि ये दोनों वेव जो चलेंगी बराबर दूरी चलेंगी और डेल्टा एक्स यहां पर कितना आ जाएगा? लैम्डा आ जाएगा। आगे बात समझ में, ये लैम्डा कैसे लिख दिया? 0 और 2 लैम्डा के बीच में कहीं लैम्डा होगा,
कहीं पर भी हो सकता है, वो मैथ डिसाइड करेगी कहां होगा। ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल बीच में हो सकता है, आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं कहां पर है, वो बात का पार्ट है, वो वेव ऑप्टिक्स में देखेंगे कहां पर होगा। ठीक, यहां के लिए हाँ बनेगा जरूर, कहां बने अभी नहीं पता, लेकिन बनेगा जरूर। अब अगर मैं आपसे पूछूं कितने मैक्सिमा हुए, तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि डेल्टा एक्स बराबर एन लैम्डा होता है तो मैक्सिमा बनता है, और डेल्टा एक्स बराबर ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 पर मिनिमा बनता है। तो अगर मैं मैक्सिमा काउंट करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बन गए तुम्हारे मैक्सिमा। बनकर ठीक है, इसी के बीच में आएगा एक मिनिमा, इसी के बीच में आएगा, यहां पे मिनिमा आएगा यहीं पर। ठीक है, 1.5 लैम्डा 3/2 लैम्डा बाई 2 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहां पर तुम्हारे बन जाएंगे मिनिमा। आ रही है बात समझ में? और यही सवाल आपका कभी ऐसे भी दिया होता है कि वो आपसे यहां पर क्या दे देगा मेरे भाई, वो एलिप्स दे देगा, वो सर्किल नहीं देगा, वो कह देगा भैया हमारे पास सर्किल नहीं है, हमारे पास एलिप्स है। मतलब तो कोई बात नहीं, तुम्हारे पास एलिप्स है तो क्या हो गया, मैथ्स फिर से वही आ जाएगी। ये S1 ये H2, इनके बीच का गैप 2 लैम्डा, तो मैं सीधी बात बोलूंगा यहां पर पार्ट डिफरेंस डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा, यहां पर पार्ट डिफरेंस भी डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा, क्योंकि इससे वेव इतनी चलेगी, इससे वेव इतनी चलेगी, यहां पर पार्ट डिफरेंस बराबर लैम्डा, यहां पर भी पार्ट डिफरेंस बराबर लैम्डा, सॉरी 0 0 0 0 0, क्योंकि जितना ये चलेगा उतना ही ये चलेगा। तो आप सीधा बोल सकते हो सर यहां पर डेल्टा एक्स बराबर कहीं लैम्डा बनेगा, यहां पर डेल्टा एक्स बराबर कहीं लैम्डा बनेगा, यहां पर डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा बनेगा, यहां पर डेल्टा एक्स बराबर कहीं ना कहीं पे लैम्डा बनेगा। तो मैक्सिमा कितने हो जाएंगे सर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मैक्सिमा, और मिनिमा भी कितने हो जाएंगे, 8 मिनिमा। 2 लैम्डा की जगह अगर मैं 3 लैम्डा कर दूं तो दूसरा सवाल बन जाएगा। अगर आपने यहां पे 3 लैम्डा ले लिया तो 3 लैम्डा, अब मान ले तूने यहां पर कह दिया भाई साहब अगले क्वेश्चन में देख ले, जल्दी से जल्दी से अगला क्वेश्चन भी बता देता हूं मैं। ठीक, मान ले तुमने यहां पर 2 लैम्डा की जगह 3 लैम्डा ले लिया, तो अब यहां पे क्या बनेगा, 3 लैम्डा, यहां एक 2 लैम्डा बनेगा, यहां डेल्टा एक्स बराबर लैम्डा का बनेगा। डेल्टा एक्स 0 तो यहां पर होगा ही होगा। आप फिर से कैलकुलेट कर लोगे कैसे सर, 3 लैम्डा 1, 3 यहां पे 2 लैम्डा, यहां लैम्डा, ये 0, 4 मैक्सिमा ये हो गए। उसी प्रकार से यहां पर लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ठीक, और उसी प्रकार से यहां पर उसी पर ये 0 वाला हो गया, ये तुम्हारा ये वाला हो गया। वही पैटर्न है, पैटर्न वही है। अगर इनके बीच का गैप अगर मैं कह दूं 3 लैम्डा है, सॉरी मुझे इनको मिटाना पड़ेगा, इनको मिटाना पड़ेगा, ठीक है, इनको मिटाना पड़ेगा, इनको मिटाना पड़ेगा, ये ले, इनको मैंने मिटा दिया है। अब तू चेक करके देख ले, अब तू चेक करके देख ले, ठीक है, अब तू चेक करके देख ले, इनके बीच का गैप 3 लैम्डा है, तो डेल्टा एक्स 3 लैम्डा, यहां डेल्टा एक्स बराबर 2 लैम्डा, यहां डेल्टा एक्स बराबर कहीं ना कहीं लैम्डा, और यहां डेल्टा एक्स बराबर 0। तो कितने बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 मैक्सिमा बन जाएंगे। रटने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज ये मत समझना कि मैक्सिमम बराबर मिनिमम होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, अलग अलग डी की वैल्यू पर डेटा अलग अलग आ जाता है। अरे बात समझ में क्लियर है? तो बेटा ये क्वेश्चन आप यहां पे लिख लीजिएगा, और इसको ये भी लिख लीजिए, यहां पर केवल एक लाइन लिख लेना यहां पर कि सर्किल की जगह अगर एलिप्स होता तो भी आपका आंसर सेम आता। अरे बात समझ में क्लियर है? चाहो तो नोट कर लेना बेटा यहां पर। तो चलो, मेरा मन तो और कर रहा था और सवाल कराऊं 2-4 और, बाद में कभी करा दूंगा, ठीक है। मैं 40 मिनट का टारगेट लेके चला था, थोड़े क्वेश्चन मैंने ज्यादा ले लिए इसलिए 1 घंटा चला गया है, ठीक है। आई होप आपको मजा आ गया होगा इंटरफेरेंस पैटर्न में। बस आपको केवल यहाँ फॉर्मूलेस याद रखने हैं, बस खत्म। इतने फॉर्मूलेस पे ही आप सारे सवाल जितने बनते हैं आप यहाँ पे बना सकते हो। अरे बात समझ में क्लियर है? चलो मिलते हैं भाई साहब कल की क्लास में, अपना ध्यान रखिए, और हाँ सारी बात समझ में आ गई तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा, ठीक है। मैंने थोड़ा समय लिया आपका, मैं इसका रिलैक्सेशन आपको दूंगा, ये मेरे को उधार रहा, ठीक है।